हैं। ईमेल कर सकते हैं आप yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप सवाल भेज सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर भी, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज रूपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई सर मौजूद भी हैं। ऋषभ सर ने से जो आज हम टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं वो है बहुत समय से चल रही एक बड़ी डिबेट के ऊपर, वो है म्यूचुअल फंड वर्सेस रियल स्टेट। ऋषभ सर, जिन स्टेट्स में लैंड बहुत है, सफिशिएंट है, जैसे दिल्ली एनसीआर हुआ या लैंड लॉक्ड सिटीज़ जो हैं, वहाँ पे हमेशा एक ही तर्क दिया जाता है कि रियल स्टेट से अच्छा कोई एसेट नहीं है। और जिन स्टेट्स ने बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उनको रियलाइज़ हो गया कि रियल स्टेट से अच्छे भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ होते हैं। आप हर तरह के निवेशकों से मिलते हो, बातचीत करते हो, जानकारों से मिलते रहते हो, कैसा लगता है आपको ये मार्केट के अंदर ये तर्क कितना सही है, कितना गलत है कि रियल स्टेट ज़्यादा बेहतर है कि म्यूचुअल फंड? सुमित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। ये एक थोड़ा सा एक सेंसिटिव टॉपिक हमने एक्चुअली लिया है, और रियल एस्टेट स्पेशली इंडियंस के लिए रियल एस्टेट और गोल्ड इज वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। देखिए, रियल एस्टेट में क्या होता है ना, कई कई तरीके से देखा जा सकता है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इन आर कंट्री अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट को जो ब्लैक मनी रहता है उसको भी छुपाने के लिए, बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बट मेरे हिसाब से अगर हम ब्लैक मनी को थोड़ा साइड में कर दे, प्योरली फ्रॉम अ व्हाइट मनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, मेरे हिसाब से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट एसेट क्लास फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, उसके कुछ कारण दे देता हूं। देखिए, पहले तो हम रिटर्न्स पे आ जाता है। जैसे भी इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो पहले पहला प्रश्न जो इन्वेस्टर्स पूछते हैं, कितना मिलेगा, राइट? तो हिस्टोरिकली हमने देखा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऑन एन एवरेज 12 से लेके 15% कंपाउंडिंग रिटर्न्स जनरेट करके दिया है। कोई कोई म्यूचुअल फंड्स, अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप्स की बात करें, तो 15-20% के ऊपर भी कंपाउंडिंग रिटर्न, सीएजीआर रिटर्न जनरेट करके दिए। अगर हम ये 3 या 4 साल की ही बात करें, राइट, मिड एंड स्मॉल कैप्स में 30%, एज हाई एज 30% कंपाउंडिंग रिटर्न जनरेट करके दिया है। सो आप इमेजिन कर सकते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ इक्विटी की। ऑन दी अदर साइड जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, देखिए रियल एस्टेट में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए। ऐसा भी देखा गया है कि 7 इयर्स 10 इयर्स में रियल एस्टेट ने एक्चुअली कोई रिटर्न्स भी जनरेट नहीं करके दिए हैं। मगर अगर हम एवरेज बात करें तो मोटा मोटी 5-6% नोशनल कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए। तो मेरे हिसाब से अगर प्योरली फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से इक्विटी एज एन एसेट क्लास, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर दी बेस्ट। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अगर हम टैक्सेशन की बात करें, अभी इंडेक्सेशन बेनिफिट भी चला गया है, सब कुछ एक ही लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म पे आ गया है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी और रियल एस्टेट का सेम है, 12.5% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। ओके, सो इसमें इक्विटी में तो फ्लैट 12%, 12.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस लग जाता है। मगर जब हम रियल एस्टेट जब खरीदते हैं, उसमें स्टैंप ड्यूटी भी लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस भी, रजिस्ट्रेशन टैक्स भी लग जाता है, प्रॉपर्टी चार्जेस जो हम एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं वो भी एडिशनल लगता है, प्लस सोसाइटी मेंटेनेंस वो भी लग जाता है। सो ऑल इन ऑल रियल एस्टेट में एडिशनल टैक्सेशन भी लगता है, जो वैसे दिखता नहीं है, मगर अंडरलाइंग में रेगुलर बेसिस पे भरना पड़ता है। ओके, नंबर 3 कि रियल एस्टेट बहुत ही इलिक्विड है कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको, आप रिडेम्पशन करोगे 2-3 दिन में आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, मगर रियल एस्टेट में आपको सही भाव मिलना, सही प्राइस मिलना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। ऑफ कोर्स आप कोई अच्छे लोकेलिटी में हो, अच्छे सिटी हो, अर्बन सिटी में हो, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद एक्सेट्रा, तो शायद से उतना इशू ना हो। बट ऑफ कोर्स जितना लिक्विड इक्विटी म्यूचुअल फंड है उतना लिक्विड रियल एस्टेट नहीं है, राइट? और वो सही भाव, सही बायर भी मिलना, इट इज वेरी चैलेंजिंग। आपको ब्रोकर के पास भी जाना पड़ता है, ब्रोकरेज फी भी देनी पड़ती है। सो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर, मेरे हिसाब से फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर दी बेस्ट। ऑफ कोर्स अगर आपको घर
रहने के लिए खरीदना है, अगर आपको एक वेकेशन होम के लिए खरीदना है, तो ऑफ कोर्स रियल एस्टेट आप निवेश कर सकते हैं। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही जाना चाहूंगा फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। नहीं तो ऋषभ सर, दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आमतौर पे एक बायस होता है कि जो हम जिस प्रोफेशन में हम होते हैं उस प्रोफेशन को लेके हमारा बायसनेस हमेशा बना रहता है। किसी रियल एस्टेट से के इन्वेस्टर से आप बात करेंगे तो उसको हमेशा रियल एस्टेट अच्छा लगेगा, इक्विटी के इन्वेस्टर्स को इक्विटी अच्छा लगता है। तो पहला बायसनेस आपके साथ। दूसरा, क्या कोविड के बाद से जो बाजार की बुल रन है उसने इक्विटी म्यूचुअल फंड को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, या ये पहले से ही अट्रैक्टिव था? तो इन दोनों के एक न्यूट्रल जवाब आप दीजिएगा कि क्या बायसनेस को साइड रखकर भी म्यूचुअल फंड बेटर है, और दूसरा, क्या इक्विटी इन्वेस्टमेंट कोविड के बाद बेटर हुआ है? कई सारी हिडन चीज़ें भी होती हैं जो प्रॉपर्टी में होती हैं, जैसे आपका बायर सेलर का बिड आस्क का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो इक्विटी में नहीं होता। आप बायर लेने जाओगे तो किसी दाम पर बिके, किसी दाम पर। प्लस आपकी लोकेशन बहुत मैटर रखती है, आपके आजू बाजू से कहीं रोड निकल गई या कोई इवेंट हो गया जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स गिर जाते हैं। इक्विटी में भी है, इक्विटी में आप रोज़ की वोलेटिलिटी झेलते हैं, रियल एस्टेट में रोज़ की वोलेटिलिटी नहीं है। तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स दोनों में है, लेकिन ये दोनों फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के आपके बायस को और साथ साथ कोविड के बाद के या प्री कोविड या पोस्ट कोविड के एरा को देखते हुए, क्या स्टिल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर बेटर? सुमित जी 100%, मेरा स्टांस इज वेरी अनबायस्ड सुमित जी। फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए तो आपको इक्विटी के अलावा कोई कंफर्टेबली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। रियल एस्टेट में आपने बहुत करेक्टली काफी सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन भी कर दिए कि मान लीजिए कि कुछ रोड चला गया, कुछ व्यू हट गया, तो उसके भाव भी घट सकते। क्या रहता है ना सुमित जी कि रियल एस्टेट एक्चुअली ऐसा देखा जाता है तो वॉलेटाइल नहीं, आपने बहुत करेक्टली पुट किया, मगर काफी सिक्लिकल है। मैंने पहले भी कहा है कि हमने ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स देखे कि ओवर द मैटर ऑफ 10 इयर्स कोई रिटर्न्स, मतलब मान लीजिए कि कोई ने 3-4 करोड़ में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उतने में ही बिकी है एक्चुअली 10 साल के बाद, अप्रिसिएशन हुआ भी नहीं है वो पर्टिकुलर लोकेलिटी पे। तो रियल एस्टेट इज वेरी सिक्लिकल इन नेचर, नॉट वेरी वॉलेटाइल। और रियल एस्टेट में क्या रहता है ना कि ये उतार चढ़ाव दिखता नहीं है। जैसे हम टीवी ऑन करते हैं, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव दिख जाता है, मगर आप लंबे समय तक अगर इक्विटी एज एन एसेट क्लास पकड़ के रखते हो तो वो वॉलेटिलिटी काफी हद तक वेव ऑफ हो जाती है। ऑन एन एवरेज मैंने डेली रोलिंग रिटर्न्स मैंने कैलकुलेट करके देखा है, निफ्टी 50 ऑन एन एवरेज 12 to 13% कंपाउंडिंग रिटर्न्स जनरेट करके दिए। आई फील ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स, जैसे हमारे इकोनॉमी भी ग्रो हो रहा है, जीडीपी इज 8%, कैपिटल मार्केट्स आर आल्सो ग्रोइंग सब्सटेंशियली, तो मेरे हिसाब से अगर फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, इक्विटी इज द एसेट क्लास विच कैन गिव यू इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स और डबल डिजिट सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे पाएंगे। अगर कोई इन्वेस्टर को, मान लीजिए कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, अगर इतनी वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते, राइट, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में जाइए, आप फिक्स डिपॉजिट करिए, राइट। तो क्योंकि क्या है ना कि रियल एस्टेट सिक्लिकल है, लोकेलिटी पे भी डिपेंड करता है, और उनके जो रेंटल यील्ड्स है, मान लीजिए कि आपने भाड़े पे भी दे दिया, राइट, तो उनके रेंटल यील्ड्स 2-3% ही है। इससे अच्छा आप अगर एफडी में पार्क करोगे तो आपको 7-8% रेंटल यील्ड्स मिल जाएंगे। सो मेरे हिसाब से काफी सारे रिस्क है। अगर आप घर रहने के लिए खरीद रहे हो एज अ फर्स्ट होम और एज अ सेकंड होम, then it's a very different, from a security point of view it is a very good investment, but uh, returns point of view, from an capital appreciation point of view, मेरे हिसाब से it is not that great of an investment, सुमित जी। एक इंटरेस्टिंग नंबर आपके सामने रख देता हूँ। आमतौर पे इक्विटी मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, 15 साल का जो आंकड़ा है, उसमें निफ्टी का CAGR है करीब 15% के आसपास, 10% के आसपास का CAGR, 10 साल में भी यही CAGR आपको कहीं 15% 12% के आसपास ही मिलेगा। लेकिन रियल स्टेट में क्योंकि हम एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं, वहाँ पर हम CAGR रिटर्न कभी नहीं कैलकुलेट करते, तो 10 साल में CAGR रिटर्न है 5 से 6%, और यही CAGR अगर आप 15 साल में भी देखेंगे तो भी 9% के आसपास है। तो रियल स्टेट में इंटरेस्ट कॉस्ट भी आती है, टैक्सेशन का वो भी है, इम्पैक्ट भी है, प्लस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो भी बहुत हद तक चेंज होती है मकान की क्वालिटी को देखते हुए। सो बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है, सूट करने के हिसाब से भी है, तो आपको जो सूट करे उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन एक चीज़ जो ऋषभ सर बार बार कह रहे हैं कि जो मकान आप खरीदना चाह रहे हैं अपने रहने के लिए, उसको आप इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं करेंगे, जो मकान आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। तो इन दोनों में अंतर समझिएगा। आगे भी से बात कर सकते हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन पहले कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। मयूरेश जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए पुणे से। मयूरेश जी नमस्कार।
हाँ, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार मयूरेश जी, क्या हाल है? पुणे की काफ़ी बारिश हो रही है वहाँ तो? हाँ, जन्माष्टमी है, बारिश वापस शुरू हो गई है। चलिए बढ़िया, एंजॉय करिए। क्या सवाल है आपका? अच्छा, मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा है। हाँ जी, मेरे मैं पास है। 5 म्यूचुअल फंड में 10-10 हज़ार इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। मेरी उम्र 45 इयर्स है। मेरे पास 3.5 लाख का पोर्टफोलियो अभी तक एक्यूमुलेट हो चुका है। मेरा ओके। टारगेट है अगले 10 साल में मुझे 2 करोड़ का कॉर्पस जमा करना है। तो मेरे 2 सवाल है, शुड आई कंटिन्यू विद दिस सिप अमाउंट या फिर मैं सिप अमाउंट बढ़ाऊँ मेरा, या फिर मैं किसी इंडेक्स फंड या मोमेंटम फंड या अल्फा इंडेक्स में भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट शुरू करूँ? जो मयूरेश जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने शायद बाजार में निवेश बहुत समय से अभी नहीं किया है, हाल में निवेश शुरू किया, राइट? राइट, राइट। कितना टाइम हुआ? तकरीबन 2 साल से कर रहा हूँ मैं इन्वेस्ट। ओके। और आपने एसआईपी अपनी बढ़ाई है स्टेप अप वे में? स्टेप अप वे में हाँ, बढ़ाई है मैंने। ओके। तो अभी मेरा 50,000 जा रहा है ये 5 जी। फंड में जो मैंने आपको दिए हैं। हम्म। तो मेरा 3.5 लाख का कॉर्पस जमा हो चुका है। मेरा टारगेट है ओके। 2 करोड़ करने का। चलिए, तो क्या करना चाहिए ऋषभ सर? 50,000 रुपये की एसआईपी है, बहुत समय से निवेश नहीं कर रहे हैं, 3.5 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है, 10 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं। आपके पास इनके फंड्स भी हैं, उसमें सो फार चीज़ें बैलेंस हैं। स्मॉल कैप फंड भी है, इमर्जिंग फंड भी है, ब्लू चिप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है। आप क्या राय रखते हो? सुमित जी, ओवरऑल तो पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, क्वालिटी फंड्स है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, वेल डाइवर्सिफाइड है, ग्रोथ और वैल्यू स्ट्रैटेजी दोनों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। एक ही छोटा चेंज मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ। देखिए, कोटक के 2 म्यूचुअल फंड है। सो फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ अ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दूसरे एएमसीज में भी डाइवर्सिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोटक का दोनों इमर्जिंग इक्विटी जो कि मिड कैप है और कोटक स्मॉल कैप फंड अगर दोनों अंडर परफॉर्मेंस करेंगे तो साथ में अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है। दोनों के स्ट्रैटेजीज भी मोरलेस सेम है। ऑफ कोर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन अलग है, एक मिड कैप में इन्वेस्ट करा, एक स्मॉल कैप में, बट दोनों के स्ट्रैटेजी सेम है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से निकल के, व्हाट आई मीन टू से निकल के, जैसा है उनका इन्वेस्टमेंट वैसा ही रहने दे, मगर एसआईपी एडिशन एसआईपी बंद कर दे उसमें, और वो ईडलवाइज मिड कैप फंड देख सकते हैं। ये एक छोटा चेंज करने जा रहा हूँ। अदरवाइज जैसा है वैसा ही रखे, मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है। अभी मैं उनके गोल पे आ जाता हूँ। 12% सीएजीआर रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स अज्यूम कर रहा हूँ इक्विटी में। तो उनका जो 3.5 लाख का पोर्टफोलियो है प्लस 50,000 रुपीज की जो एसआईपी वो कर रहे हैं, वो करीबन 1 करोड़ 30 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो 2 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अगर 2 करोड़ इकट्ठा करना है तो 2 ऑप्शन है। एक तो एसआईपी बढ़ाइए फ्रॉम 50,000 टू 90,000 रुपीज पर मंथ। अगर वो इतना सब्सटैंशियल इंक्रीज नहीं कर सकते तो अराउंड 5 टू 10% भी टॉप अप करेंगे एसआईपी, तो भी वो अपना गोल अच्छी तरह से अचीव कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा स्टेप अप करने की ज़रूरत है। पोर्टफोलियो में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा स्टेप अप ज़रूर करिएगा। बदलाव के नाम पे बस आप एक एएमसी में ओवर एक्सपोज हैं, यानी कि 2 फंड्स हैं, तो उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सब आपके लिए निवेश बिल्कुल सही है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेपी मिश्रा सर मौजूद हैं, नोएडा से बातचीत करने के लिए। मिश्रा सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मिश्रा जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मिश्रा जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि साहब, हम लोग अभी तक काफी एफडी में निवेश करते हैं, जबकि उसकी जगह कई जो सलाहकार ये बोलते हैं कि उसमें ना करने से तो बेटर है कि हम ये जो आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, ये जो म्यूचुअल फंड के उनमें करें। तो इसमें आपका सर थोड़ा व्यू चाहिए था मुझे। तो मिश्रा सर 2-3 सवाल मेरे हैं। आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स हैं या आपका पहला निवेश ही आर्बिट्रेज फंड में होगा? नहीं, मेरे पास काफी म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें लार्ज कैप भी है, हर एक टाइप का है। अभी बीच में मैंने कुछ 5-7 लाख रुपए इसमें भी आर्बिट्राज में भी लगाया था, एक किसी के इन्वेस्टर के, सॉरी, ये जो इनके सलाहकार की उनसे। तो मेरा जानना था, और काफी मेरा फंड एफडी में है अभी, और मैं 33% जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है। हाँ, जो टैक्स ब्रैकेट में हूँ मतलब। जी। तो अच्छा मिश्रा साहब, एक और सवाल, आपकी एज किस ब्रैकेट में आती होगी? मेरे साथ 58 एज है। ओके। तो ऋषभ सर, मतलब 58 रिटायरिंग साइड पर इनकी एज है। हाँ, सवाल बहुत ही वाजिब है। करीब 33% के हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं।
एफडी ज़्यादा बेटर है कि आर्बिट्रेज फंड में निवेश करना ज़्यादा बेटर है? थोड़ा इन्होंने निवेश किया है, लेकिन क्या एग्जिस्टिंग कॉर्पस के सामने, जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है इनका, या जो भी निवेशक कॉर्पस है, उसके सामने एफडी में आइडल रखी पैसे को ये आर्बिट्रेज फंड में डालना सही होगा? पहला। और अगर डालना सही होगा तो उसकी ड्यूरेशन कितनी रखनी होगी इन्हें? सुमित जी, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आर्बिट्राज एज अ कैटेगरी इज अ वंडरफुल कैटेगरी फॉर हाईएस्ट और हायर टैक्स ब्रैकेट पीपल। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 33% में फॉल करते। तो एफडी में जो भी इनकम आएगा वो सीधा अराउंड 33% के टैक्स उन्हें डायरेक्टली लगेगा। आर्बिट्राज फंड ऑन दी अदर हैंड फॉलो इक्विटी टैक्सेशन। मतलब शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर इज फ्लैट 20%, मोर देन 1 ईयर अगर 1 साल के ऊपर वो पकड़ के रखते तो 12.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस लग जाता है। तो रिगार्डलेस उनका जो भी इनकम आता है ये फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करे और जो भी कमाई ये फंड से वो डिराइव करेंगे, जब ये रिडेम्पशन के वक्त अगर 1 साल के ऊपर वो पकड़ के रखते हैं तो फ्लैट 12.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस उन्हें लगेगा। ओके, सो आर्बिट्राज फंड्स आर वेरी गुड फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स फ्रॉम अ टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा जो आपने जो क्वेश्चन पूछा, क्या होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, मेरे हिसाब से टू अवेल मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 12.5% का, तो अगर 1 साल के ऊपर वो पकड़ के रखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। सो एब्सोल्युटली वो आर्बिट्राज फंड्स में गो हेड कर सकते हैं, मगर थोड़ा बहुत डेट म्यूचुअल फंड्स में भी रखे, थोड़ा बहुत एफडीज में भी रखे और थोड़ा बहुत आर्बिट्राज फंड्स में भी रखे, थोड़ा सा एक डाइवर्सिफिकेशन रखे, मगर मेजर एलोकेशन वो आर्बिट्राज फंड में रखेंगे क्योंकि कंजर्वेटिव प्रोडक्ट है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। एक चीज़ और ऋषभ सर, अगर मैं 100 रुपया है मान लीजिए और आपने 4 विकल्प बताए हैं, तो इसका रेशियो कैसे बांटे, कितना कितना परसेंट किस में जाए? अराउंड 60-70 रुपीज वो आर्बिट्राज फंड में कर सकते हैं, रेस्ट एफडी और डेट म्यूचुअल फंड में स्प्रेड आउट कर सकते हैं। तो मिश्रा साहब, आपने सवाल का जवाब सुन ही लिया होगा और उम्मीद है जो आप पूछना चाह रहे हैं आपको पूरी तरह से उस पर जानकारी मिल गई होगी, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर फेरबदल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, ऋषभ सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे और साथ साथ कुछ और दर्शक भी हैं उनसे चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में आज हम बातचीत कर रहे हैं रियल एस्टेट के बारे में और साथ ही साथ हम बातचीत कर रहे हैं आज इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में, कौन ज़्यादा बेहतर निवेश का विकल्प है, और उस पर हमने चर्चा तो कर ही रहे हैं, साथ साथ दर्शकों सवालों के जवाब भी ले रहे हैं। अगला सवाल जो आया है वो है ईमेल के जरिए, विजय सिंह साहब का सवाल आया है। इनकी उम्र 51 साल है, मंथली निवेश करीब करीब 16,000 रुपये के आसपास की SIP का है, पोर्टफोलियो रफली 20 लाख तक पहुँच चुका है, 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य साध कर चल रहे हैं। लक्ष्य के लिए कितनी SIP काफ़ी रहेगी, एक। दूसरा, इन्फ्लेशन के लिहाज से कितना निवेश करना इनके लिए बेहतर रहेगा। तीसरा, 10 साल के लिए क्या फंड सिलेक्शन सही है। इनके फंड सिलेक्शन के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो उसमें मेजरली कुछ लार्ज एंड मिड कैप, कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप और ब्लू चिप फंड्स भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ऋषभ सर, 2-3 ऑब्जर्वेशन हैं इनके सवाल को लेकर। पहला, तो शायद ये बहुत लंबे समय से निवेश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कॉर्पस इतना इकट्ठा नहीं हुआ कि शायद इन्होंने SIP का बेस बहुत छोटा रखा था, इसलिए ये पूंजी यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। दूसरा, मिड कैप एंड लार्ज कैप का एक्सपोजर है, स्मॉल कैप नहीं है, और प्लस वहाँ पर भी AMC का रिपीटिशन है। सो आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए? सुमित जी, आपने बहुत करेक्टली पुट किया कि पहले तो AMC का रेपिटेशन है। हम क्लाइंट्स को यही रेकमेंड करते हैं कि एक ही AMC में 2 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मत रखे। मोटा मोटी क्या रहता है ना कि ओवरलैप रिस्क आ जाता है, अंडर परफॉर्मेंस रिस्क आ जाता है। सो पहले तो मैं चाहूंगा कि जो मिराए एसेट के जो 2 फंड है उसमें से एक निकाल के एक ही रखे फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी मैं देख रहा हूँ कि देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही जायंट फंड हो चुका है। ओके, सो मैं ये भी चाहूंगा कि वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में SIP स्टॉप करे। तो 2 फंड में, एक तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और मिराए एसेट लार्ज कैप फंड में स्टॉप करे और इन्हें रिप्लेस करके पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड उस 2000 रुपीज की SIP करे और ईडलवाइज मिड कैप फंड 4000 की SIP करे। रेस्ट जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 3000, ICICI प्रू ब्लू चिप 5000 और मिराए एसेट लार्ज एंड मिड कैप 2000 वो कंटिन्यू रख सकते हैं। सिर्फ ये 2 फंड में SIP स्टॉप करे और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और ईडलवाइज मिड कैप में वो निवेश करे, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से काफी अच्छा पोर्टफोलियो उनका बन रहा है। अभी मैं उनका जो गोल पे आ जाता हूँ।
सी फ्रॉम 12% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 10 years, जो 20 लाख इकट्ठा करके रखा है उन्होंने, प्लस 16,000 की जो SIP कर रहे हैं करंटली, वो करीब करीबन 99 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे प्री टैक्स। तो मैं चाहूंगा कि मोटा मोटी तो प्री टैक्स 99 लाख वो करोड़ के आसपास इकट्ठा कर पा रहे, बट मैं ये चाहूंगा कि वो एवरी ईयर एनुअल SIP स्टेप अप, एनुअल SIP टॉप अप करे एनीवेयर बिटवीन 5% to 10%, तो वो पोस्ट टैक्स वो 1 करोड़ रुपीस अचीव कर पाएंगे। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में 2 नए फंड ऐड करें और SIP स्टेप अप करें 5 to 10%। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव, थोड़ा SIP का स्टेप अप ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो को लेके, और साथ ही साथ थोड़ा सा जो फंड्स के अंदर बदलाव है, जो AMCs हैं या 2 फंड आपके पास एक ही AMC के हैं प्लस एक मिड कैप फंड है, इनमें थोड़े बदलाव की ज़रूरत आपको ऋषभ सर बता रहे हैं, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब बातचीत कर लेते हैं अगली ईमेल पर। ऋषभ जी का ही मेल आया है बेंगलुरु से। इनकी उम्र 35 साल है, 10 साल में रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। इसके अलावा इनके क्या ये पोर्टफोलियो को 10 साल के निवेश के हिसाब से इनका जो पोर्टफोलियो है ऋषभ सर वो सही है? इनका स्मॉल कैप में 10 साल का निवेश 13% की रेट से 5 करोड़ का कॉर्पस, 10 साल में 5 करोड़ की बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच, और 10 साल बाद LTCG टैक्स देना होगा। सो LTCG टैक्स से इनके फंड्स कम हो जाएंगे। सो ये चाह रहे हैं कि LTCG से कैसे बचा जाए। पहली चीज़ तो ऋषभ सर इन्होंने बहुत अच्छे से अपने फंड्स की प्लानिंग कर रखी है और इन्होंने बढ़िया निवेश भी बना के रखा हुआ है। 35 साल की एज में इन्होंने बहुत अच्छे से रिटायरमेंट की प्लानिंग की हुई है और ऑलरेडी पोर्टफोलियो 1 करोड़ कर चुके हैं, तो ये बहुत समय से मार्केट को समझ भी रहे हैं। तो इनका सवाल यही है, क्योंकि ये 10 साल बाद रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इनका पोर्टफोलियो तब तक क्या 5 करोड़ पहुँचेगा 13% की रेट से, और अगर पहुँचता है तो वहाँ LTCG को कैसे बचाया जाए जिससे इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम ना हो। आप क्या कहोगे इस पर? सुमित जी, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। 13% के आसपास अगर वो कैलकुलेट कर रहे तो 5 करोड़ इजीली इकट्ठा कर पा रहे। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सुमित जी, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो बोल रहे हैं कि वो कैसे अवॉइड कर सकते, अनफॉर्चुनेटली वो अवॉइड नहीं कर सकेंगे। आफ्टर 10 years अगर वो कोई भी म्यूचुअल फंड से शिफ्ट होकर दूसरे म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज रिडेम्पशन, और कोई भी रिडेम्पशन आप करते हो तो वो कैपिटल गेन्स will be applicable to that जो भी वो प्रॉफिट कमा रहे उस पे टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। सो नंबर 1, वो टैक्स तो इवेट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अगर स्विच करना है फ्रॉम वन फंड टू अनदर, वो रिडेम्पशन का ही प्रोसेस से करना पड़ेगा, और जैसे आप रिडेम्पशन का बटन प्रेस करेंगे, जैसे आपके बैंक में आ जाएगा, तो डिपेंडिंग आपका क्या गेन्स है उसके हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भरना पड़ेगा। सो नंबर 1, इवेजन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भरना ही पड़ेगा। देखिए फ्रॉम उनके जो पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू, वो वैसे तो करेक्ट प्लान कर रहे हैं कि आफ्टर 10 years अगर रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो जब आप रिटायरमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क प्रोडक्ट में जाना चाहिए। तो बैलेंस एडवांटेज इज द वेरी गुड कैटेगरी। सो आफ्टर 10 years अगर कंप्लीट रिटायरमेंट कर रहे हैं और उनका जो होल एंड सोल कॉर्पस है उसमें ही डिपेंडेंट हो रहा है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ वंडरफुल कैटेगरी। मगर करंटली उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रखा है, काफी कंसंट्रेशन ले रखा है स्मॉल कैप में। हमने देखा है कि मिड एंड स्मॉल कैप 7 years 8 years एट अ स्ट्रेच भी कोई रिटर्न्स नहीं जनरेट करके दिए, राइट। सो मेरे हिसाब से कि डाइवर्सिफिकेशन रखे, थोड़ा बहुत फ्लेक्सी कैप फंड में, थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप में भी होना चाहिए। मगर सी दिस इज माय एलोकेशन के अराउंड 50-60% ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स में रखे और रेस्ट वो डिवाइड कर सकते हैं मिडल स्मॉल कैप्स में। तो एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रहेगा, और जो कंसंट्रेशन रिस्क ले रखा है स्मॉल कैप में वो काफी हद तक वो नीचे आ जाएगा। सो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। और मेरे हिसाब से क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफी हद तक बढ़ गई है, तो मान लीजिए कि अज्यूमिंग यू आर लिविंग टिल एज 85, to depend purely on 5 crores after the age of 80, मतलब 40 साल प्रैक्टिकली आप 5 करोड़ पे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी 7-8% है।
कोई कोई पॉकेट्स में तो इन्फ्लेशन 10-11%, मतलब मान लीजिए कि एजुकेशन के फील्ड में कि कोई आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं कि कोई फॉरेन की ट्रिप करते, तो उसमें इन्फ्लेशन अराउंड 10-12-14% के लेवल पे भी जा चुका है। सो मेरे हिसाब से रिटायर अर्ली नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू रखे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी और आपका वर्किंग भी कंटिन्यू रखे, तो आपको इनकम, पैसिव और एक्टिव इनकम आती रहेगी। तो बहुत हद तक ऋषभ जी, आपको ऋषभ जी ने सवाल का जवाब दिया है। लेट्स सी कैसे आप इसको लेते हो और आगे चल के कैसे इसको आप प्लान अप करते हो, लेकिन बहुत अच्छी प्लानिंग आपने सो फार ऑलरेडी कर रखी है, तो उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही साथ आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमसे चर्चा करने के लिए। जानने की से पहले जो टॉप 4 फंड ऋषभ सर ने आपको रिकमेंड किए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, इनके साथ आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल अब योर मनी को इतना ही, आगे आप खबरों का सिलसिला बना रहेगा।